Assalamu alaikum dear students. I am Naveed Ahmed. I am here to teach biology for grade 12. We were discussing chapter number 17 and today's topic of discussion is nerve impulse. अब ये बात जानते हैं स्टूडेंट्स कि मैसेज जनरेट होता है, जनरेट होने के बाद नर्व के अलोंग ट्रांसमिट होता है, ट्रैवल करता है। अब किस तरह से नर्व इम्पल्स जनरेट होता है और फिर ट्रैवल होता है, दिस इज आवर पॉइंट ऑफ डिस्कशन। पहले हम ये देखेंगे कि रेस्टिंग जब नर्व इम्पल्स कंडक्ट नहीं हो रहा होता तब क्या सिचुएशन होती है और उस वक्त हम उसे क्या नाम देते हैं, और जब नर्व इम्पल्स कंडक्ट हो रहा है कैसे हो रहा है, कौन कौन से बायोकेमिकल चेंजेस आते हैं, उनको भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। किस स्पीड पर हो रहा है ये पॉइंट भी हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। तो इनको अंडरस्टैंड करने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी नर्व इम्पल्स। सबसे पहले हम नर्व इम्पल्स को डिफाइन करते हैं कि होता क्या है। स्टूडेंट, नर्व इम्पल्स हम सिंपल कहते हैं कि मैसेज है जो ट्रांसपोर्ट होता है वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी, या आप ऐसे कह सकते हैं कि जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है, नर्वस कोऑर्डिनेशन में जो मैसेज की ट्रांसमिशन होती है वो किसकी मदद से होती है? नर्व इम्पल्स की मदद से होती है। सिंपल भी हम इसे जो है ऐसे भी कह सकते हैं, द वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज दैट ट्रेवल अलोंग द लेंथ ऑफ द न्यूरॉन। यानी कि इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज की एक वेव है जो ट्रेवल करती है अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन। वेव ऑफ electrochemical change that travel along the length of neuron, that travel along length of neuron। यानी कि जो न्यूरॉन की लेंथ है उसके अराउंड ये आगे आगे ट्रैवल होता जाता है। अब इसमें कुछ चेंजेस आते हैं। हमने यहाँ पे ये जो वर्ड लिखा है इलेक्ट्रोकेमिकल, इसमें दो चीज़ें हैं। इलेक्ट्रो का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक करंट है, केमिकल्स का मतलब कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं इट इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ आयंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन एंड केमिकल रिएक्शंस। हम यहाँ पे इसको आगे फर्दर एक्सप्लेन करना चाहें या फर्दर इसके मुतालिक बताएं, हम कहते हैं कि इट इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शंस, इसमें कुछ खास किस्म के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, एंड मूवमेंट ऑफ आयंस भी होती है, मूवमेंट ऑफ आयंस अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, मूवमेंट ऑफ आयंस अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अराउंड मूवमेंट ऑफ आयंस भी इसमें होती है। हमने ये कहा यहाँ पे कि वेव है इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज की जो ट्रैवल करती है अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन्स। इट इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शंस एंड मूवमेंट ऑफ सर्टेन आयंस अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। यानी कि सेल मेम्ब्रेन के अराउंड कुछ आयंस होती हैं वो मूवमेंट करती हैं और ये पूरी न्यूरॉन के अलोंग जो है ये ट्रैवल आगे करता जाता है। स्टूडेंट, इसमें जो मेनली चीज़ इन्वॉल्व होती है वो है जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का है कि ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये तो आप सब जानते हैं कि फिजिक्स में भी आपने पढ़ा है, measure our capacity to do work that is known as electric potential which is due to the differences of charges across a barrier। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं measure our ability या capacity भी हम कह सकते हैं, capacity to do work that is known as electric potential। इसी को हम कह सकते हैं ये होता किस वजह से है, that is due to the, ऐसा क्यों है, that is due to differences in charges
differences in charges across a barrier, यानी कि एक बैरियर के अक्रॉस हम कह सकते हैं कि इसमें ना एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक करंट मौजूद होता है एक बैरियर के अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट, या आप ऐसे कह सकते हैं एक बैरियर है, दोनों साइड्स पे करंट का डिफरेंसेस मौजूद हैं, तो उसकी वजह से जो उसमें एबिलिटी है, कैपेसिटी है कोई भी काम करने की, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मेन आप ऐसा भी कह सकते हैं कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब कोई भी काम करने की जो सलाहियत होती है उसको हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नाम से मेंशन किया। इफ आई टॉक अबाउट द मेम्ब्रेन, अगर मैं मेम्ब्रेन की बात करूं कि ये जो बैरियर है यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, ये बैरियर अगर मेम्ब्रेन हो और ये जो चार्जेस का डिफरेंस है दैट इज ड्यू टू द आयंस, ये आयंस की मदद से हो, देन इट विल बी नोन एज मेम्ब्रेन पोटेंशियल। यानी कि पहले हमने नर्व इंपल्स को डिफाइन किया, उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन किया, अभी हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल को डिफाइन करने की कोशिश में है। यानी कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल ये क्या चीज होती है स्टूडेंट? हम कहते हैं द पोटेंशियल अक्रॉस द मेम्ब्रेन इज नोन एज मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यानी कि इसमें जो पोटेंशियल है मेम्ब्रेन के क्रॉस दैट इज नोन एज मेम्ब्रेन पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस को हम कह सकते हैं एबिलिटी टू डू समथिंग, पोटेंशियल अक्रॉस मेम्ब्रेन इज नोन एज मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और इसकी खास वजह क्या है? हम यहाँ पे कहते हैं द डिफरेंस ऑफ चार्जेस, जो चार्जेस का डिफरेंस है दैट इज ड्यू टू आयंस, डिफरेंस ऑफ चार्जेस ये जो है ड्यू टू आयंस है, ये आयंस की वजह से है, आयंस। एंड बैरियर इज सेल मेम्ब्रेन, बैरियर इज न्यूरॉन मेम्ब्रेन कह सकते हैं या सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। यहाँ पे अगर हम न्यूरॉन लिखें दैट विल बी टू एक्यूरेट, क्योंकि हम न्यूरॉन के अराउंड ही पढ़ रहे हैं। सो इट्स नॉन एज मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इसको हमने मेम्ब्रेन पोटेंशियल के नाम से मेंशन किया। स्टूडेंट ये जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है इसको सिंपल जुबान में हम MP के नाम से मेंशन करते हैं। अगर मैं ये कहूँ दैट इज MP मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इसकी फर्दर दो टाइप्स में एग्जिस्ट करती हैं, टाइप्स कह सकते हैं या फिर आप ऐसे कह सकते हैं इसकी दो फॉर्म्स हैं। एक वो वाली फॉर्म जब ये रेस्ट की कंडीशन में है, नॉट कंडक्टिंग नर्व इंपल्स, और एक वो वाली कंडीशन जिसमें ये नर्व इंपल्स कंडक्ट कर रहे होते हैं। सो इसकी बेस पे हम इसे टू में क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। द वन इज नोन एज एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यानी कि एक जो है उसे हमने क्या नाम दिया, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मेम्ब्रेन पोटेंशियल। सिंपल जुबान में हम इसे AMPB कहते हैं, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। द अदर वन इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जो कि रेस्ट की कंडीशन में मौजूद होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। स्टूडेंट जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है इसको हम सिंपल जुबान में RMPB कहते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, RMP। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास मेम्ब्रेन पोटेंशियल की दो टाइप्स बन गई, एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और दूसरा कौन सा है, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। द डिफरेंस इज दैट कि ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है और एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, एक में हम कहते हैं नर्व इंपल्स इज कंडक्टिंग, नर्व इंपल्स कंडक्शन हो रही होती है, नर्व इंपल्स कंडक्शन हो रही होती है। जबकि अगर हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन के पोटेंशियल की बात करें तो हम कहते हैं नो नर्व इंपल्स कंडक्शन, इसमें नर्व इंपल्स जो है वो कंडक्ट नहीं होता, नर्व इंपल्स की कंडक्शन नहीं हो रही होती। चूंकि ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, मतलब इसमें कोई एमीटर की मदद से, हम वोल्ट मीटर की मदद से फाइंड आउट करना चाहें तो हम वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं। सो जब ये एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है ना,
उस वक्त हम कहते हैं कि दैट इज अबाउट 50 मिलीवोल्ट। हम प्लस भी लगाते हैं इसके साथ क्योंकि ये एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, ये 50 मिलीवोल्ट है, जबकि इसी को हम 0.05 मिलीवोल्ट के नाम से भी मेंशन कर सकते हैं, 0.5। जबकि यहाँ पे बात करें रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तो दैट इज रिप्रेजेंटिंग -70 मिलीवोल्ट्स। ये -70 मिलीवोल्ट्स रिप्रेजेंट करते हैं। माइनस रिप्रेजेंटिंग इट इज रेस्टिंग एंड प्लस रिप्रेजेंटिंग इट इज एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जब उसमें से नर्व इंपल्स कंडक्ट हो रहा है तो वो किस में आ जाएगा? एक्शन में। जब उसमें से नर्व इंपल्स कंडक्ट नहीं हो रहा, that will come in the form of resting membrane potential। ये resting membrane potential में आ जाएगा। Student, now we will next discuss in detail what do you mean by resting membrane potential and what do you mean by action membrane potential। दोनों एक अलग से लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो कंसिडर किए जाते हैं, लेकिन अगर आता है रेस्टिंग या एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल तो दोनों में आपने नर्व इंपल्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मेम्ब्रेन पोटेंशियल इनको मेंशन करना है। रेस्टिंग में तो लाजमी तौर पे करना है, लेकिन अगर एक्शन आ जाता है तो अगर ये ना भी करें तो गुजारा है, लेकिन अगर आप कर देते हैं, इन दोनों तीनों को डेफिनेशन भी लिख देते हैं, दैट विल बी टू मच एक्यूरेट फॉर यू टू गेट गुड मार्क्स इन द एग्जाम। नाउ इन दोनों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को। स्टूडेंट, जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ना, जिसे हमने RMP भी कहा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इसमें एक बात हमने पढ़ ली कि इसमें नर्व इंपल्स की कंडक्शन नहीं होती, और इस वक्त जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो भी कितना है? -70 मिलीवोल्ट है। क्वेश्चन इज दैट कि ये किस वजह से, कैसे मेंटेन किया गया है और इसमें क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में है तो सर्टन आइंस की मूवमेंट होती है। इसमें कुछ 5 फैक्टर्स हैं जिनको हम आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। उनमें सबसे पहला फैक्टर जो है वो सोडियम एंड पोटेशियम आइंस है। सोडियम एंड पोटेशियम आइंस, इन आइंस की कंसंट्रेशन जो होती है वो वेरी करती है इनसाइड एंड आउटसाइड, जिसकी वजह से चेंज आता है कंसंट्रेशन। सोडियम एंड पोटेशियम आइंस कंसंट्रेशन। देखिए स्टूडेंट, जब हम बात कर रहे हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तो उस वक्त आइंस इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, जैसे कि लेट्स सपोज आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ सेल मेम्ब्रेन। मैं एक यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए लाइक दिस इज वन सेल मेम्ब्रेन, और ये जो वन ओवरऑल हमने एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। इस न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में ये उसके न्यूरॉन एंडिंग है जो यहाँ पे मौजूद है, ये डेंड्राइट्स एंडिंग है जो यहाँ पे मौजूद है, इस तरह से, जो कि मैसेज को रिसीव करेंगे, जो कि स्टिमुलेट होंगे, एक्साइट होंगे। इनके इनसाइड यहाँ पे इसमें मौजूद होता है न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है। बाकी कंपोनेंट्स लाइक दिस वन, यहाँ पे इसका साइटोप्लाज्म और ये वो सब कुछ जो है वो यहाँ पे इसमें इस जगह पर इनमें एग्जिस्ट कर रहा होता है। ये एवरीथिंग इज जस्ट लाइक एज नॉर्मल न्यूरॉन की हम बात कर रहे हैं। देखिए, जैसे यहाँ से स्टिमुलेशन होगी तो यहाँ पे कुछ आइंस का डिफरेंस होता है। दो तरह के एनवायरनमेंट हैं, एक सेल के इनसाइड और एक सेल के आउटसाइड। यानी कि दिस वन, ये जो मैंने एक बात की है कि ये एक मेम्ब्रेन है, दिस वन, ये जो यहाँ पे ये सारी सेल मेम्ब्रेन काउंट होती है। इसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, हम इसे न्यूरोलीमा भी कहते हैं, बिकॉज इट्स रिलेटेड टू नर्व मेम्ब्रेन। ये नर्व मेम्ब्रेन के अराउंड बात करते हैं। दो तरह के इन्वायरमेंट, एक सेल के इनसाइड और दूसरा सेल के आउटसाइड। हम यहाँ पे ऐसे कह लेते हैं, द वन इज इनसाइड द अनदर वन इज आउटसाइड। दो तरह के इन्वायरमेंट हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। इनसाइड का मतलब मैं इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूँ, और जब मैं आउटसाइड की बात करता हूँ तो आउटसाइड का मतलब होता है एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट, यानी कि सेल से बाहर की बात कर रहा हूँ। यानी कि जब मैंने इनसाइड की बात की तो क्या होगा? इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट। जब मैंने आउटसाइड की बात की तो क्या होगा? एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट। यानी कि एक ये वाला एनवायरनमेंट दैट इज इनसाइड, इंट्रा सेलुलर,
सेल के अंदर की बात कर रहा हूं, और एक आउटसाइड, दैट इज आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट। ठीक है, इस सेंस में हम इसे डिवाइड कर लेते हैं। स्टूडेंट, जो इसके इनसाइड आउटसाइड आयंस में सोडियम और पोटेशियम जो है वो मेनली इन्वॉल्व होते हैं। बाकी आयंस भी मौजूद होते हैं, बाकी स्ट्रक्चर्स भी मौजूद होते हैं, लेकिन जो मेनली इन्वॉल्व हैं वो कौन से हैं? सोडियम एंड पोटेशियम आयंस हैं। देखिए, आउटसाइड एट द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, एंड दैट इज 10 टाइम्स मोर इन कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू इनसाइड, एज कंपेयर टू इनसाइड। देखिए स्टूडेंट्स, जब मैं बात कर रहा हूं आउटसाइड की, तो आउटसाइड पे मैंने कहा कि देयर इज सोडियम आयंस मोर। आउटसाइड जो है वो सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? आउटसाइड सोडियम आयंस कंसंट्रेशन 10 फोल्ड, 10 फोल्ड कह सकते हैं, 10 टाइम्स कह सकते हैं, मोर इन कंसंट्रेशन, मोर इन कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू इनसाइड, एज ऑफ इनसाइड। यानी कि इनसाइड भी कंसंट्रेशन मौजूद है, लेकिन आउटसाइड कंसंट्रेशन 10 टाइम्स ज्यादा होती है। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे बाहर वाले इन्वायरमेंट की बात करूँ ना, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ 10 टाइम्स सोडियम कंसंट्रेशन इज आउटसाइड इज ग्रेटर एज कंपेयर टू इनसाइड ऑफ द सेल। हियर्स आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द इनसाइड। तो इनसाइड की बात की जाए तो इनसाइड पोटेशियम आयंस आर 20 टाइम्स मोर इन कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू आउटसाइड ऑफ द सेल। यानी कि मैंने जब इनसाइड की बात की है तो इनसाइड पे कौन से आयंस ज्यादा हैं? पोटेशियम आयंस ज्यादा हैं, और वो कितने टाइम्स ज्यादा हैं? दीज आर 20 टाइम्स, 20 फोल्ड मोर इन कंसंट्रेशन इनसाइड एज कंपेयर टू आउटसाइड। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये, यानी कि यहाँ पे ये एमसीक्यू जो है वो इंपॉर्टेंट है, कई दफा पेपर में आ चुका है कि आउटसाइड कंसंट्रेशन कौन सी है और इनसाइड कंसंट्रेशन ज्यादा किसकी है। यहाँ पे अगर इनसाइड मेंशन किया जाए तो पोटेशियम आयन जो हैं दीज आर 20 टाइम्स ग्रेटर, ये 20 टाइम्स ग्रेटर जो है वो इससे होते हैं एज कंपेयर टू आउटसाइड। स्टूडेंट, ड्यू टू द डिफरेंस इन द चार्जेस, इस चार्जेस में यानी कि इनमें आयंस की कंसंट्रेशन में डिफरेंस की वजह से देयर इज अ डिफरेंस इन द चार्जेस। कैसे? जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा उस वक्त हम ये कहते हैं देयर इज आउटसाइड, आउटसाइड जो है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस सोडियम आयंस, इन सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से और अदर फैक्टर्स ज्यादा होने की वजह से आउटसाइड इज पॉजिटिव एंड द इनसाइड इज नेगेटिव। यानी कि व्हेन वी टॉक अबाउट द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, तो उसमें हम कह सकते हैं कि अगर ये इस तरह से एक मेम्ब्रेन है, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में भी मेम्ब्रेन है और दो रीजन है, एक आउटसाइड और दूसरा कौन सा है? इनसाइड। तो इनसाइड एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल और आउटसाइड इन एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इनमें डिफरेंसेस मौजूद हैं। हाउ यू कैन से दैट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आउटसाइड इज पॉजिटिव and inside is negative. But you talk about the action membrane potential, the outside is negative and the inside is positive. This is at action membrane potential. Students, here's I'm going to tell you more thing कि outside फिर कैसा हो जाएगा due to the presence of sodium ions? That will be definitely positive. Outside कैसा हो जाएगा? Positive हो जाएगा। जबकि इनसाइड की बात करें तो इनसाइड जो चार्ज होगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। इनसाइड कैसा होगा? नेगेटिव होगा। स्टूडेंट, इसके अलावा इन कंसंट्रेशंस के अलावा हम यहाँ पे कहते हैं हियर्स स्पेसिफाइड सोडियम पोटेशियम पंप आर वर्किंग, सोडियम पोटेशियम पंप आर वर्किंग। और ये जो पंप होते हैं ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन वर्किंग करने के लिए। आप ऐसे कह सकते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन वर्किंग करेंगे, और जो पंप होते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो ये 3 सोडियम्स को आउटसाइड मूव करवाते हैं फ्रॉम इनसाइड, जबकि एट सेम टाइम दीज आर पंपिंग 2 सोडियम इनसाइड फ्रॉम आउटसाइड। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है।
यानी कि यहाँ से मैसेज ट्रैवल होगा, जनरेट होगा, और यहाँ पे आयंस की कंसंट्रेशन की वजह से ये सारे, और इसी मेम्ब्रेन के अंदर ये सोडियम पोटेशियम पंप मौजूद होते हैं। एंड जहाँ से मैसेज ट्रांसमिट होगा, दैट विल जनरेट होगा, दैट विल बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अलोंग द लेंथ ऑफ द न्यूरॉन। यहाँ से जनरेट हुआ, दैट विल ट्रैवल 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 until it reach at the end of the neuron. So here we have defined it as wave of electrochemical change that travel along the length of the neuron, and it involves the chemical reactions and the movement of ions. ये movement of ions किस तरह से है, chemical reactions किस तरह से proceed होती हैं, and how this message is transmitted from the one part to another part, we'll discuss in next light board. हम next light board में इस चीज को डिटेल में डिस्कस करते हैं। Students, we were discussing about resting membrane potential. हमने resting membrane potential को डिस्कस किया, और इसमें हमने ये कहा कि ये उस वक्त होगा जब इसमें नर्व इम्पल्स कंडक्ट नहीं हो रहा, RMP, resting membrane potential। और इस वक्त जो इनसाइड आउटसाइड मेम्ब्रेन का चार्जेस है वो भी डिफरेंस होगा। सर्टन फैक्टर्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर हमने डिस्कस किया है, दैट इज सोडियम एंड पोटेशियम कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर वे में जाएं तो आप इसका नेम लिख सकते हैं सोडियम एंड पोटेशियम को भी आप ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन प्रॉपरली अगर आप लिखना चाहें तो पोटेशियम आयंस। इनकी कंसंट्रेशन में डिफरेंस आता है, यानी कि ये डिफरेंट तरह से मूव करते हैं। इसमें हम ऐसे कह सकते हैं, हम एक स्ट्रक्चरली ड्रॉ कर लेते हैं मेम्ब्रेन को ऑन वन साइड। जैसे कि मैं ये कहूँ कि एक लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन है, लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन है। दिस इज लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन। इसमें आप जानते हैं कि लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स मौजूद होते हैं, और इसी मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो स्पेसिफिक पंप मौजूद हों। दीज आर स्पेसिफिक पंप। और उसके बाद फिर अगेन मेम्ब्रेन जो है वो वैसे की वैसे ही कंटिन्यू रहे इनसाइड, और लिपिड्स कंटेंट वैसे ही मौजूद रहता है इसमें, इस तरह से, लाइक दिस। अब देखें ना, तो इसमें हमने ये कहा कि ये लिपिड बाइलेयर है, और ये न्यूरॉन मेम्ब्रेन हम इसे क्या लेते हैं, न्यूरॉन मेम्ब्रेन। अब इस न्यूरॉन मेम्ब्रेन की दो साइड्स हमने काउंट की, एक आउटसाइड और दूसरा कौन सा है, इनसाइड। आउटसाइड एंड दिस वन इज इनसाइड। अब जो आउटसाइड हमने कहा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, एंड दैट कंटेन मोर सोडियम कंसंट्रेशन, ऑलमोस्ट 10 times ग्रेटर एज ऑफ इनसाइड। इनसाइड भी सोडियम मौजूद हैं, आउटसाइड भी सोडियम मौजूद हैं, लेकिन आउटसाइड कंसंट्रेशन इसकी 10 times ज़्यादा है। सेम यहाँ पे बात करें पोटेशियम आयंस की, तो पोटेशियम आयंस इनसाइड भी मौजूद हैं, लेकिन इनसाइड 10 times ज़्यादा हैं, 20 times ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू आउटसाइड। तो पोटेशियम की आयंस की तादाद 20 times, जबकि सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन जो ज़्यादा है वो कितने टाइम्स है, 10 times है। तो ये इसमें एक डिफरेंस है और MCQ भी है। फिर हमने कहा कि ये इसमें पंप मौजूद हैं, दैट पंप इज नोन एज सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप। स्टूडेंट, जितने भी पंप होते हैं ना, ये सारे के सारे पंप एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होते हैं। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन इनकी जो ट्रांसपोर्टेशन है,
यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर बाहर सोडियम ज़्यादा है तो अंदर सोडियम कम है, तो इट विल मूव फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, ये इनसाइड टू आउटसाइड होगी। अगर हम पोटेशियम आयंस की बात करते हैं तो पोटेशियम आयंस इनसाइड ज़्यादा हैं, बाहर कम है, तो ये आउटसाइड टू इनसाइड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ट्रैवलिंग करेंगे, एंड दैट इज पावर्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ एटीपी, यानी कि इसमें जो एटीपी हैं वो यूटिलाइज होते हैं, वही इसको पावर प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। दैट इज पावर्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ एटीपी। एटीपी जो है वो स्प्लिट होता है। एटीपी जब स्प्लिट होगा, टूटेगा, तो जाहिर सी बात एनर्जी तो निकलेगी, और यही एनर्जी यूटिलाइज होती है जो यहाँ से इनसाइड टू आउटसाइड एंड आउटसाइड टू इनसाइड आयंस मूव करवाने में इन्वॉल्व है। इनसाइड टू आउटसाइड सोडियम करवाता है, और 3 सोडियम जो हैं वो एट टाइम बाहर पंप कर रहे हैं, और आउटसाइड टू इनसाइड पोटेशियम है, और 2 पोटेशियम एट टाइम जो हैं वो अंदर से बाहर से अंदर की तरफ मूव कर रहे होते हैं। सो ये इसमें एक पॉइंट है जो यहाँ पे हमने कहा कि आउटसाइड जो है वो 3 सोडियम और 2 पोटेशियम जो है वो आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, और इसमें एटीपी यूज करते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन, और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट करने में इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन हमने बात की है, ये वाली कंसंट्रेशन है इनकी, और इसमें ये पंप है जो कि वर्किंग कर रहा है, जो इन्वॉल्व होता है इसकी मेंटेनेंस के अंदर। स्टूडेंट, इसके अलावा अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है जो कि इसके मेंटेनेंस में इन्वॉल्व है, दैट इज नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस। नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस, नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस इस तरह से है कि जो सेल है, न्यूरॉन है, उसके इनसाइड प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस, यानी कि हमने एक बात तो की है ना, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, कि अगर इस तरह से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है तो आउटसाइड पॉजिटिव और इनसाइड कैसी है, नेगेटिव। जैसे कि यहाँ पे अगर ये आउटसाइड है तो आउटसाइड इज पॉजिटिव चार्ज्ड, जबकि इनसाइड जो है दैट इज नेगेटिवली चार्ज्ड, ये नेगेटिवली चार्ज जो है ये होगी। अब यहाँ पे भी ये जो इनसाइड नेगेटिव है वो क्यों है, दैट इज द मेन क्वेश्चन। सो हम यहाँ पे कहते हैं कि इनसाइड द सेल इन इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट, इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट, सेल के अंदर नेगेटिव ऑर्गेनिक एसिड्स एंड प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। क्या मौजूद होता है, नेगेटिव ऑर्गेनिक एसिड्स एंड प्रोटीन्स एग्जिस्टिंग इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट में। ये जो नेगेटिव ऑर्गेनिक एसिड हैं, नेगेटिव ऑर्गेनिक एसिड हैं और प्रोटीन्स हैं, दीज आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल, सेल के अंदर मौजूद होती हैं। एंड यू नो दैट कि जो ऑर्गेनिक एसिड है उन पे भी नेगेटिव चार्ज है, और जो प्रोटीन्स होती हैं, नॉर्मल जितनी भी प्रोटीन्स होती हैं, दीज आर आल्सो नेगेटिवली चार्ज्ड, ये भी नेगेटिवली चार्ज्ड हैं। तो इसी वजह से इनसाइड इज नेगेटिव, इनसाइड कैसी है, नेगेटिव है आउटसाइड के निस्बत। क्या ये आउटसाइड ये प्रोटीन्स ऑर्गेनिक एसिड्स मौजूद नहीं होते, डेफिनेटली नहीं होते। यानी कि अगर मैं बात करूं एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट की, आउटसाइड की बात करूं, तो आउटसाइड दीज आर प्रेजेंट व्हाट इन अ नेग्लिजिबल कंसंट्रेशन, एंड एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट जो है उसकी बात की जाए तो उसमें हमने कहा दीज आर प्रेजेंट बट इन नेग्लिजिबल कंसंट्रेशन। किसमें है, नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल कंसंट्रेशन का मतलब होता है इतनी कम कंसंट्रेशन कि हम उसको कंसीडर ही नहीं करते। नेग्लिजिबल कंसंट्रेशन, नेग्लिजिबल का मतलब वेरी लो, दैट इज नॉट टू बी कंसिडर्ड, जिसको हम कंसीडर ही नहीं कर रहे होते। सो आउटसाइड हमने बात की कि ये नेग्लिजिबल कंसंट्रेशन में मौजूद होते हैं, इन अ वेरी लो कंसंट्रेशन व्हिच कैन नॉट बी कंसीडर्ड। लेकिन इनसाइड की बात करें तो नेगेटिव ऑर्गेनिक एसिड जो हैं इनसाइड बड़े ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होते हैं, लार्ज कंसंट्रेशन में मौजूद होते हैं, मोर होते हैं। सो दैट्स व्हाई इनसाइड इज मोर नेगेटिव एज कंपेयर टू आउटसाइड। तो इनसाइड जो थी वो कैसी थी, मोर नेगेटिव थी। स्टूडेंट, नेक्स्ट जो इसमें एक फैक्टर इन्वॉल्व है दैट इज द लीकेज ऑफ पोटेशियम आयंस।
टू आउटसाइड, ये इसका नेक्स्ट पॉइंट हम कह सकते हैं जो कि इसकी मेंटेनेंस में इन्वॉल्व होता है, लीकेज ऑफ पोटेशियम आयंस। पोटेशियम आयंस जो हैं वो लीक होते हैं, पोटेशियम आयंस, ये एक लीकेज होती है। स्टूडेंट इसका मतलब ये है कि अब देखिए इनसाइड और आउटसाइड, और ये लीकेज होती कैसी है, दैट लीकेज इज पैसिव। कहाँ से कहाँ पर होगी, दैट विल बी फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। द रीजन बिहाइंड इनसाइड जो है वो क्या चार्जेस है, कितनी कंसंट्रेशन है, 20 टाइम्स मोर इन कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू आउटसाइड। सो पैसिव मूवमेंट की बात करें, डिफ्यूजन की मूवमेंट बात करें, तो दैट विल मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जैसे कि यहाँ पे हम बात कर लें तो यहाँ पे ये इस तरफ मूव कर रहे हैं, दैट इज गोइंग टू बी मूव एंड ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड विद द हेल्प ऑफ अ स्पेसिफिक चैनल्स, रास्ते होते हैं जिनके मदद से ये मूवमेंट होती है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि दैट विल मूव फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, इनसाइड टू आउटसाइड, जो इसकी मूवमेंट होती है। स्टूडेंट ऐसा क्यों है, क्या बाकी आयंस भी सेल मेम्ब्रेन से मूव करते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं? बिल्कुल भी नहीं होते। हम ऐसे कह सकते हैं कि जो नर्व मेम्ब्रेन है दैट इज इम्परमिएबल टू ऑल टाइप्स ऑफ एंजाइम, ऑल टाइप्स ऑफ आयंस एक्सेप्ट पोटेशियम आयंस। यानी कि ये जो मेम्ब्रेन होती है दैट इज इम्परमिएबल टू एवरी टाइप ऑफ आयंस एक्सेप्ट पोटेशियम आयंस। ठीक है, यहाँ पे हमने कहा कि जो नर्व मेम्ब्रेन है, नर्व मेम्ब्रेन दैट इज इम्परमिएबल। इम्परमिएबल का मतलब इट विल नॉट अलाउ, इट विल नॉट अलाउ टू ऑल आयंस, ऑल टाइप्स ऑफ आयंस, ऑल टाइप्स ऑफ आयंस, तमाम किस्म के आयंस जो होते हैं वो इसमें से क्रॉस नहीं कर सकते। लेकिन एक्सेप्शनल केस है, बट एक्सेप्ट पोटेशियम आयंस, पोटेशियम आयंस के अलावा। देखिए जो सेल मेम्ब्रेन थी यानी कि जो नर्व मेम्ब्रेन है दैट इज स्लाइटली परमिएबल टू पोटेशियम आयंस। ये पोटेशियम आयंस के लिहाज से स्लाइटली क्या होती है, परमिएबल होती है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो नर्व मेम्ब्रेन है, जो नर्व मेम्ब्रेन है दैट इज स्लाइटली, किसी हद तक, नॉट कंप्लीटली, स्लाइटली परमिएबल टू, स्लाइटली परमिएबल टू पोटेशियम आयंस। पोटेशियम आयंस के लिहाज से देखा जाए तो ये परमिएबल है, मतलब इट कैन मूव। सो दैट इज ऑल द रीजन इनसाइड जो है वो नेगेटिव है एज कंपेयर टू आउटसाइड। दिस वन इज ऑल्सो द रीजन बिहाइंड इट। नेक्स्ट एक और पॉइंट हम कह सकते हैं कि इस वक्त जब ये नर्व इंपल्स नहीं हो रहा होता तो वो कौन सी कंडीशन है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कंडीशन है। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा जाए, कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। तो क्या इसमें नर्व इंपल्स कंडक्ट हो रहा था? नो, इसमें से नर्व इंपल्स कंडक्ट नहीं हो रहा था। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एट द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, एट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल देयर इज नो कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, उसमें कोई कंडक्शन नर्व इंपल्स की नहीं होती। देयर इज नो कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो नर्व इम्पल्स उस वक्त कंडक्ट नहीं हो रहा होता क्योंकि वो उस वक्त रेस्ट की कंडीशन में है। फिफ्थ पॉइंट आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि एट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल व्हाट विल बी द मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होगा, व्हाट विल बी द membrane potential at resting membrane potential. So you can say that it is almost -70 millivolt, या फिर हमने इसको कहा 0.07 वोल्ट, इतना जो है हो सकता है। वोल्टेज की बात करें तो ये भी है, ये भी माइनस में आएगा, ये भी माइनस में आएगा, माइनस रिप्रेजेंटिंग दैट इट इज द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। सो हियर इज द डायग्राम। ये हम कह सकते हैं कि ये जो फिगर हमने बनाई है ये किसकी बनाई है,
ये रेस्टिंग पोटेंशियल की बनाई है, जिसमें वो आम तौर पर हम कह सकते हैं रेस्ट की हालत में ही, कंडक्शन में नहीं है। आपके पास ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है यहाँ पे कंप्लीट होता है। कैसे आपने अटेम्प्ट करना है? सबसे पहले तो आपने डिफाइन करना है कि नर्व इम्पल्स होता क्या है, उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करें, मेम्ब्रेन पोटेंशियल को डिफाइन करें, इसके दोनों टाइप्स बताएं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को ले लें और इसमें आगे सर्टेन पॉइंट्स बताएं, जैसे कि पहला पॉइंट सोडियम एंड पोटेशियम आयंस कंसंट्रेशन इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। दूसरा, इसमें नेगेटिव ऑर्गेनिक एसिड्स हैं जो कि आउटसाइड इनसाइड डिफरेंस है जिसकी वजह से उसमें चार्जेस आ जाते हैं। तीसरा है लीकेज ऑफ पोटेशियम आयंस। पोटेशियम आयंस कहाँ से कैसे लीक होते हैं और ये पैसिवली मूवमेंट होती है, और इसमें कहाँ क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये मेम्ब्रेन जो होती है वो सब के लिहाज से हम कहते हैं कि इम्परमिएबल है, लेकिन पोटेशियम आयंस जो है इनमें से क्रॉस हो सकती है। नर्व मेम्ब्रेन जो होती है ये स्लाइटली परमिएबल है पोटेशियम के लिहाज से, तो ये हम कहते हैं कि ये लीकेज होती रहती है जिसकी वजह से इनसाइड मोर नेगेटिव एज कम्पेयर टू आउटसाइड। कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, तो रेस्ट की कंडीशन जब होती है तो उस वक्त हमने कहा कि नर्व इम्पल्स कंडक्ट नहीं होते, यानी कि जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है नो कंडक्शन, उस वक्त कंडक्शन नहीं होती। और उस वक्त जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कितना होता है, -70 मिलीवोल्ट या -0.07 वोल्ट हो सकता है। अच्छा, ये हमने एक फिगर ड्रॉ की है इसकी जो कि सेल मेम्ब्रेन को रिप्रेजेंट कर रही है, आउटसाइड इनसाइड ऑफ द सेल सेल जो है वो भी रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसमें ये सोडियम पोटेशियम पंप की जो वर्किंग है ये भी हमने मेंशन की। इससे नेक्स्ट है जी एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। सो विल सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप ये बात समझ चुके हैं कि किस तरह से कैसे नर्व इम्पल्स जनरेट होता है फिर ट्रैवल होता है। आप जानते हैं कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो उसको पोलराइज्ड स्टेट में रखते हैं, ऐसा जो उसमें कोई चेंज नहीं लाते। जबकि अगर हम बात करते हैं एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल की, तो उसमें कुछ बायोकेमिकल चेंजेस आते हैं, और ये बायोकेमिकल चेंजेस जो होते हैं नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करने में इन्वॉल्व होते हैं। तो स्पीड का हमने जिक्र किया, दैट मे बी नॉर्मल 100 मीटर पर सेकेंड, बट मैक्सिमम जो है 120 मीटर पर सेकेंड जो है वो रिकॉर्ड की गई। अब देखना यह है कि किस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल अलग से पूछा जा सकता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अलग से पूछा जा सकता है। तो दोनों तरह से शॉर्ट क्वेश्चन जो है और लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं सेम इसी अंदाज में पूछे जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।